नमस्ते बिहार। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के 5वें वार्षिकोत्सव पर पटना के इस बापू सभागार में बिहार के सभी जिलों से बड़ी संख्या में उपस्थित स्वजनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस बिहार सांस्कृतिक पुनः जागरण महासभा के आयोजन के मुख्य अतिथि परम पूज्य गुरुदेव परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज का नमन करता हूं। यहाँ उपस्थित पुणे से विशेष रूप से आए भारत भारती संगठन जो राष्ट्रीय एकात्मता पर कार्य कर रही है और भारत के हर प्रांत में अलग अलग प्रांत के रहने वाले व्यक्तियों को जोड़ने का कार्य कर रही है, वैसे विनय भाई पत्राले जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। यहाँ उपस्थित सैयद शमाइल अहमद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, जिनके माध्यम से लगभग 25,000 विद्यालय इस अभियान के साथ जुड़ी हुई हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। उपस्थित गार्गी अध्याय की नेशनल हेड डॉक्टर प्रीति बाला जी, जिनके माध्यम से आज लगभग 30,000 महिलाएं इस अभियान के साथ सीधे रूप में जुड़कर योगदान कर रही हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उपस्थित डॉक्टर बी प्रियम जी, उपस्थित लव कुमार सिंह जी, यहाँ उपस्थित अभियान के मुख्य समन्वयक राहुल कुमार सिंह जी, गुरु रहमान जी, उपस्थित गायत्री परिवार से जुड़े ज्ञान प्रकाश जी, श्याम नारायण उरांव जी, गजेंद्र यादव जी, जीएम अंसारी जी, एसपी राय जी, डॉक्टर आलोक तिवारी जी, यहाँ उपस्थित मीडिया से सभी वरिष्ठ जन, सभी साथियों और सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज का अवसर इस अभियान के लिए निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक अवसर है। पिछले वर्ष जब इसी बापू सभागार में हम लोग एकत्रित हुए थे, तब मैंने कहा था अनेक क्रांतियां इतिहास में हुई और लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान का प्रारंभ केवल एक आह्वान से हुआ कि हम मिलें और बिहार की प्राचीन दृष्टि जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानती थी, उसका स्मरण करते हुए जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर अपने जीवन काल में एक विकसित बिहार के निर्माण के लिए अपने अंशदान का संकल्प लें। मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता का क्षण है। पिछले वर्ष जिस समय आपको यहाँ संबोधित कर रहा था, उस समय 1,85,000 व्यक्ति इस अभियान के साथ सीधे रूप में जुड़े थे। आज जब 5 वर्ष अभियान के पूरे हुए हैं, 3,55,000 लोग सीधे रूप में व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस अभियान को जुड़कर गति दे रहे हैं। आज का आयोजन जब हम लोग कर रहे थे तो बहुत लोगों के मन में संशय था कि ईद कल ही बीती है, नवरात्रा भी चल रहा है, चैती छठ का आज नहा खाई था, कैसे लोग आएंगे। कल मौसम भी प्रतिकूल था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए हैं, ये साधारण बात नहीं है। मैं देख रहा था कुछ लोग कल रात से ही भागलपुर से, सुपौल से, बगहा से पहुंचे हैं। आज सुबह से औरंगाबाद में बारिश हो रही थी, रोहतास में बारिश हो रही थी, लेकिन मौसम खराब होने के बाद भी उत्साह में कमी नहीं आई। सबके मन में यही भाव कि आज 5वां वार्षिकोत्सव है और बिहार सांस्कृतिक पुनः जागरण महासभा का आयोजन है। सभी लोग ससमय आने का आज प्रयास किए और मुझे लगता है लगभग 11 बजे तक सभी लोग यहाँ आ चुके थे। ये भी आसान नहीं था। ये बिहार का सबसे बड़ा सभागार है जिसमें करीब 5,000 लोग बैठ सकते हैं। जब भी यहाँ आता हूँ मन चला जाता बहुत पीछे, उस वैशाली के संथागार का स्मरण करता है
जिसमें 7,707 गणराजा बैठा करते थे। और बैठा जब करते थे उस जमाने में माइक नहीं था, बिना माइक के संबोधित होते थे, बिना विवाद के अपने गणाधिपति का चयन प्रतिवर्ष करते थे। बिहार के संस्कृति को जगाने की आवश्यकता क्यों है? बिहार के संस्कृति को जगाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बिहार की संस्कृति ने पूरे भारत को ही नहीं पूरे विश्व को दिशा दी है। आज यदि हम भारत की कल्पना करते हैं, उस अखंड भारत की कल्पना करते हैं जो हमारी स्मृतियों में है, तो उसका आधार इसी भूमि से रची गई। इसी भूमि ने ऐसे विश्वविद्यालय तब स्थापित किए जब यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी नहीं थी। आज हम 2047 तक विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं। बिहार एक बड़ी जनसंख्या के साथ आज भारत का प्रति व्यक्ति आय में सबसे पिछड़ा राज्य है। यदि हम चाहते हैं कि भारत विकसित हो तो सबसे पहले बिहार को इस चुनौती को स्वीकार करना होगा कि कैसे हम बिहार को विकसित कर सकते हैं, कैसे बिहार को वहाँ पहुँचा सकते हैं जहाँ 2047 तक किसी व्यक्ति को बिहार से शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। मित्रों, सुनने में कठिन लगता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, यदि 15% के ग्रोथ रेट से हम बढ़े, आज 2047 का विजन डॉक्यूमेंट हम लोगों ने बेंगलुरु के कार्यक्रम में प्रस्तुत किया। लेट्स इंस्पायर बिहार के वेबसाइट पर उपलब्ध है। किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, इसका बड़ा विस्तृत रोड मैप, कैसे बिहार को हम टेक्नोलॉजी का हब बना सकते हैं, स्टार्टअप्स का हब बना सकते हैं, एआई का उपयोग कैसे शिक्षा में कर सकते हैं, कृषि में कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर हमने उसमें व्यापक चर्चा की है और समाज के समक्ष किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं एक रोड मैप देने का प्रयास किया है। ये प्रयास यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से 15% के ग्रोथ रेट को हम प्राप्त कर सकेंगे। पिछले वर्ष बिहार का ग्रोथ रेट 13.09% था, इसके पहले 14.5% था यदि हम वर्तमान मूल्य पर बात करते हैं। यदि स्थायी मूल्यों पर बात करें तो हम पीछे हैं, लेकिन फिर भी हम पूरे भारत में चौथे स्थान पर तीव्रता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आवश्यकता इस गति को और बढ़ाने की है और इसी के लिए बिहार के हर विद्यालय में, हर महाविद्यालय में लोगों को हम लोग अभियान के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार के हर इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टार्टअप समिट्स का आयोजन कर रहे हैं, बड़े आयोजन बिहार के बाहर भी कर रहे हैं ताकि एक स्टार्टअप का इकोसिस्टम बन सके। आज बात हो रही है संस्कृति की, संस्कृति के पुनर्जागरण की। तो स्वामी जी बैठे हैं, मैं अक्सर वेदांत की बात करता हूँ क्योंकि बिहार ही वेदांत की वह भूमि है जिसने कभी इस पूरे भारत को एक नई दिशा दी। जब वेदों की हम बात करते हैं, स्मरण करते हैं, हम पाते हैं हम प्रश्न कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं अपने लिए, समाज के लिए। दार्शनिक बातें भी हम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक समाधान उस रूप में नहीं दिखता जब हम पूछते हैं कि सृष्टि की रचना जिसने की, उसकी रचना किसने की, क्या उन्हें ज्ञात है। लेकिन जब वेदांत में हम आते हैं, उस दृष्टि को हम समझते हैं जो बिहार ने दिया, तो हम पाते हैं हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। मुझ में भी है, इनमें भी है, इनमें भी है, सब में है। 4 महावाक्य, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञान ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, इसी भूमि की देन है। और दृष्टि बड़ी स्पष्ट थी, जिन्हें हम कहीं और ढूंढ रहे थे उन्हें अपने अंदर समाहित पाना, उस दृष्टिकोण से जब देखना हम प्रारंभ करते हैं तो पूरी दृष्टि बदल जाती है। और जिस व्यक्ति के मन में ये भाव जग जाए कि मुझ में भी वही अंश है, उनमें भी वही अंश है जो पूर्ण है, पूर्णता लिए हुए है, ऐसा व्यक्ति जाति संप्रदाय से अलग सोचने लगता है। और बिहार के प्राचीन दृष्टि को यदि हम समझने का प्रयास करेंगे तो इसका आधार यहीं मिल जाता है, जिसमें जातियां बिहार में प्राचीन काल में दिखती हैं, लेकिन ऐसा जातिवाद जिसमें आज हम संघर्ष करते हैं, इस प्रकार संघर्ष करते हैं। अब स्मरण कीजिए, आचार्य चाणक्य पूरे भारत के सम्राट का चयन करने के लिए निकले थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था जो अभी राजा हैं योग्य नहीं। एक युवक में जब उन्हें उस प्रकार की दृष्टि दिखी तो उन्होंने उस युवक की जाति नहीं देखी। लेकिन आज बिहार में एक छोटे से चुनाव में भी यदि किसी व्यक्ति का चयन करना हो तो सबसे पहले व्यक्ति जाति देखता है कि नहीं देखता है। और यदि हम योग्यता नहीं देखेंगे, केवल जाति देखेंगे, तो बिहार कैसे बदलेगा।
स्मरण कीजिए उस समय की जब मगध में नंद वंश का उदय हुआ। अपने हर कार्यक्रम में कहता हूँ, क्योंकि बिहार की संस्कृति को यदि समझना है तो हमें उस प्राचीन काल में जानना होगा, अपने पूर्वजों की दृष्टि को समझना होगा जो अपवाद प्रस्तुत कर रहे थे। बिहार की संस्कृति में उद्यमिता के भाव को समझना होगा। इसी पाटलिपुत्र में यदि हम अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे जो कौटिल्य ने लिखा, तो हम पाएंगे कितने बड़ी संख्या में श्रेष्ठी कार्य करते थे। भगवान बुद्ध की जहां सभाएं होती थी, सोने के सिक्के बिछाकर खरीदने का सामर्थ्य रखते थे। बिहार की उद्यमिता ऐसी थी कि सुदूर चंपा इस प्रकार प्रभावित हुआ। आज चंपा को गूगल पर सर्च करेंगे तो भागलपुर के अवशेष आपको बाद में मिलेंगे। हम वियतनाम को पाएंगे जो 1500 वर्षों तक चंपा के नाम से जाना गया, क्योंकि व्यापारी वहां से व्यापार करने आते थे, यहाँ के व्यापार से सीख कर जाते थे और इस संस्कृति से इतने प्रभावित हुए कि अपने देश को भी उन्होंने चंपा कहना शुरू कर दिया। अलग लोग थे हम, बहुत अलग सोचने वाले लोग थे। बड़ी पीड़ा होती है जब आज हम सोचते हैं छोटे छोटे भावों में बंद कर बिहार का स्मरण जब करेंगे तो वैशाली का स्मरण इसलिए बार बार मैं करता हूं, हम अपवाद प्रस्तुत करने वाले लोग थे। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसी प्राचीन अवधारणा थी, पूरे विश्व में थी, बिहार भी अछूता नहीं था। रामायण पढ़ेंगे तो हम पाएंगे वैशाली में भी राजा का बेटा राजा बनेगा, स्वाभाविक है, समाज सोचता है। लेकिन वैशाली के लोगों ने क्या देखा, राजा का बेटा यदि योग्य नहीं है, गुणी नहीं है, राज करने के योग्य नहीं है, तो उसका चयन हम नहीं करेंगे। उस समय के लिए अत्यंत साहसिक कदम था, वैशाली के लोगों ने लिया और तब विश्व का प्रथम गणराज्य स्थापित किया, जिसमें कोई व्यक्ति यदि योग्य हो उसको हम चुन सकते हैं, वो शासन कर सकता है। आज पूरे विश्व का आदर्श है। यदि हम सोचें मिथिला में क्या प्रभाव पड़ा, मिथिला में भी उसका प्रभाव पड़ा। करल जनक अंतिम राजा थे जहां तक राजतंत्र हावी रहा। उसके पश्चात रही थी और अखंड भारत के स्वप्न को लेकर चल रहा था। उस समय सबसे बड़ा अवरोध वह गणराज्य था, वैशाली का, उत्तर बिहार का, जिसमें लोगों को जोड़ने की क्षमता थी योग्यता के आधार पर, वंश कोई आधार नहीं था। लेकिन ऐसे लोगों में भी जब फूट पड़ी, वैशाली भी नष्ट हो गई। बहुत कुछ सीखने को है इतिहास से, अपनी संस्कृति से। सबसे बड़ा भाव यह है, मिलकर चलेंगे बहुत आगे चलेंगे। आज बिहार को एक सूत्र में जोड़ने की आवश्यकता है। आज बगहा से गजेंद्र यादव जी आए, श्याम नारायण ओरांव जी रोहतास से आए, पिछले वर्ष भी आए थे, हर कार्यक्रम में आते हैं। आज बड़ी संख्या में रोहतास से, पहाड़ी से चलकर भी लोग आए हैं, बगहा से भी, सुदूर गांवों से लोग चलकर आए हैं, क्योंकि उन्होंने परिवर्तन को होते देखा है, जिस परिवर्तन को लोग कभी असंभव मानते थे। बगहा में यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम अंग्रेजों ने लिखा, पत्रकार बड़ी संख्या में बैठे, मिनी चंबल कहते थे। मेरी पोस्टिंग जब हुई थी, 4 लोगों की हत्या डकैतों ने कर दी थी और बड़ी विषम स्थिति थी। लोगों ने कहा यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला, लेकिन मेरे मन में तो संकल्प बड़ा स्पष्ट था, बाल्यकाल से था। जैसा कि हमेशा बताता रहा हूँ, बिहारी बोलकर जब चिढ़ाया गया क्लास 9th में भोपाल में, तभी से इस संकल्प को लेकर आगे चलता रहा हूँ। और जब बगहा पहुंचा था, उसी संकल्प के साथ जब लोगों से जुड़े, इतिहास की दृष्टि, बिहार की संस्कृति से लोगों को प्रेरित करने लगे, दृष्टि बदल गया। वही परिवर्तन रोहतास में हुआ। आज बिहार में जब सांस्कृतिक पुनः जागरण की बात करने आया हूं, तो मन में बड़ा भाव है। बिहार ने विश्व को बहुत कुछ दिया है। भारतीय संस्कृति को यदि देखें तो वेदांत का दर्शन ही राष्ट्रीय एकात्मता का आधार है। भेदभाव से परे हम लोगों को जोड़ सके थे, क्योंकि उसकी दृष्टि हमने उस काल में की थी। यदि बिहार की दृष्टि को हम समझने का प्रयास करें, कला, संस्कृति, साहित्य, हर क्षेत्र में बिहार ने कुछ नया दिया। बिहार ने अनेक ऐसे व्यक्तित्वों का उदय देखा जो अपने काल को दिशा, अपने समय में दिशा दे रहे थे। आज जब बिहार को हम देखते हैं, चिंता होती है। एक समय पूरे तिब्बत से लोगों ने सोना दान दिया था अपने अपने घर से, केवल एक आचार्य को विक्रमशिला से आमंत्रित करने के लिए। लेकिन आज जब बिहार में शिक्षा की स्थिति देखते हैं तो क्या वैसा भाव जगता है? हमें सोचना होगा। प्राचीन बिहार के दृश्य हम देख रहे थे, हर व्यक्ति गौरवान्वित होता है। लेकिन इस अभियान की परिकल्पना ही तभी शुरू हुई थी जब पूरे बड़े सभागार में, पटना के गायत्री मंदिर में वर्ष 2021 के जनवरी 12 को सभी युवाओं से मैंने पूछा था
कि प्राचीन बिहार की जब बात सोचते हो कैसा लगता है, तो सब ने कहा था मन में बड़े गौरव के भाव जगते हैं। लेकिन वर्तमान और भविष्य की जब बात पूछी गई तो सबके मन में निराशा व्याप्त थी। हर व्यक्ति कहता था बिहार उलझा हुआ है, जातिवाद में, संप्रदायवाद में, आर्थिक पिछड़ेपन में, इस प्रकार के उत्तर मिलते थे। जब मैंने पूछा कितने लोगों के मन में विश्वास है कि बिहार में परिवर्तन होगा, 3 हाथ उठे थे। यूट्यूब पर वीडियो उपलब्ध है, केवल 3। और उन्हीं 3 से इस अभियान का प्रारंभ हुआ कि जिन 3 व्यक्तियों के मन में विश्वास है कि बिहार में बदलाव हो सकता है, क्योंकि इसका इतिहास बड़ा अग्रणी रहा है। 3 से हम 300 तक जाएंगे, 300 से 3000 तक जाएंगे। और आज देखिए 3,55,000 लोग सीधे रूप में जुड़े हैं और लाखों लोग व्हाट्सएप समूहों के अतिरिक्त भी सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यमों से जुड़े हैं। यही कारण है कि अलग अलग क्षेत्रों से लोग, मेरे पास क्या है, देने को कुछ नहीं, मैं तो लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। जो भी आए अपने परिश्रम से आए, अपने संसाधनों के साथ आए। अगर कोई कार्यक्रम भी हम कर पा रहे हैं इसलिए कर पा रहे हैं कि एक एक व्यक्ति के भाव जुड़े हैं, उनके सहयोग के कारण ही कोई कार्यक्रम हो पाता है। लेकिन मन का भाव बड़ा, देने को कुछ नहीं, मन का भाव बड़ा विशाल है। अपने जीवन काल में एक विकसित बिहार देखना चाहता हूँ। आज बिहार सांस्कृतिक पुनर्जागरण का हम लोग आह्वान कर रहे हैं इस अभियान के मंच से। मन में स्वप्न है बिहार पुनः उसी प्रकार नए अपवाद प्रस्तुत करे, राष्ट्र को दिशा दे, विश्व को दिशा दे। 2047 का जो सपना है उसके लिए हम एक स्टार्टअप का बड़ा इकोसिस्टम बिहार में तैयार करें। संस्कृति केवल कला साहित्य तक ही हमारी सीमित ना रहे, उद्यमिता के क्षेत्र में भी नई संस्कृति का हम विकास करें। और बिहार में बड़ी संख्या में हम जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर्स बनाने की दिशा में कार्य करें। तभी हम बिहार से पलायन की समस्या को रोक पाएंगे। जैसा मैंने कहा, 15% के ग्रोथ रेट के लिए सभी को कुछ न कुछ प्रयास करना होगा। अपने अपने हिस्से के बिहार में थोड़ा सा योगदान देना होगा। पिछले दिनों बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली में जो कार्यक्रम हुए, उद्देश्य था लोगों को अपने गांव से जोड़ना, ताकि अपने गांव में आपके द्वारा योगदान हो। अभी इस हफ्ते अमेरिका में भी जो अपने अभियान के साथ लोग जुड़े हैं, उनके साथ भी हमारी बैठक बिहार दिवस के उपलक्ष्य में, लेट्स इंस्पायर बिहार के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में होनी है। दुबई में भी जो लोग जुड़े हैं उनके साथ भी होनी है। प्रयास हम यही कर रहे हैं कि अपने गांव से जुड़ें और अब अंशदान दें। करीब 103 ऐसे व्यक्ति अभी तक हुए हैं जो अपने गांव में या तो लाइब्रेरी स्थापित कर चुके हैं, या उनके द्वारा कंप्यूटर लैब की स्थापना की गई है, या अपने माता पिता के नाम से उन्होंने स्कॉलरशिप स्थापित की है। लेकिन क्या बिहार के बाहर रहने वाले 103 लोगों से ये सपना साकार होगा? 5 वर्ष में हम यहाँ पहुँचे हैं। बिहार के 16 जिलों में 30 निःशुल्क शिक्षा केंद्र हैं, जिसमें से 25 गार्गी पाठशाला के रूप में विदुषियों के द्वारा संचालित हैं। अनेक सामाजिक गतिविधियां चल रही हैं। 600 स्टार्टअप इस अभियान के साथ जुड़ी हुई हैं। प्रयास है 2028 तक हर जिले में कम से कम 5 ऐसे स्टार्टअप स्थापित करना जिनमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। सुनने में छोटी छोटी बातें लग रही होंगी, लेकिन मित्रों, जब हम लोग रोहतास में परिवर्तन की बात कर रहे थे, श्याम नारायण उरांव जी साक्षी हैं, बड़ी संख्या में लोग साक्षी हैं। जब पहाड़ पर बात कर रहे थे और कह रहे थे कि आपके पूर्वज यशस्वी थे, उन्होंने रोहतास किले जैसे कीर्तिमान को स्थापित किया, तो आप क्यों नहीं अपने समय में शांति स्थापित कर सकते हैं? क्षेत्र में पर्यटन की असीम संभावना है, विकास की असीम संभावना है। उस समय जब हम लोग होर्डिंग लगा रहे थे तो लोग कहते थे रोहतास किले पर जाने के लिए आप होर्डिंग लगा रहे हैं, वहाँ कौन जाएगा? उसके बाद जब पहाड़ पर हम लोगों ने आदिवासी युवकों को जोड़ना शुरू किया, टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग देने लगे, तो लोग हंसने लगे कि हो क्या गया है, जहाँ पर कोई जा नहीं सकता वहाँ पर जाने के लिए आप टूरिस्ट गाइड तैयार कर रहे हैं। और तभी मैंने कहा था वर्ष 2010 के मार्च महीने में, आप आज की बात करते हो, मैं 20 साल बाद की सोचता हूँ। अभी 20 साल नहीं हुए, लेकिन रोहतास बदल चुका है। जिस रोहतास की पहाड़ी पर जाने पर मुझ पर भी गोलियां चली, 6 इंच से सैकड़ों गोलियां निकली। वर्ष 2021 में जब गया, यश उपाध्याय जी बैठे हैं, राम अवतार जी बैठे हैं, जीएम अंसारी जी बैठे हैं, साक्षी हैं उस दृश्य के जिसमें आदिवासी बंधु भगिनी नृत्य के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ स्वागत कर रहे थे। ये है परिवर्तन, और बिहार के सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए आज हम लोग एकजुट हुए हैं। अपने आचार से, अपने व्यवहार से बिहार को एक आदर्श के रूप में स्थापित करना होगा। हमारे पूर्वज यशस्वी थे, उनमें बड़ी दृष्टि थी, लेकिन आज यदि केवल हम स्मरण करेंगे तो उससे कुछ लाभ होगा क्या?
लेकिन उस दृष्टि को समाहित करते हुए यदि हम प्रयास करेंगे, मेरा तो एक ही निवेदन हर कार्यक्रम में करता हूं, अपने अपने हिस्से के बिहार में थोड़ा सा अंशदान कीजिए, केवल इतना कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यदि जो लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं 2028 तक बिहार के हर पंचायत में अध्याय स्थापित करने का, इसको यदि हमने पूरा कर लिया, ऐसे लोगों को जोड़ दिया जो जाति से परे सोचते हो, संप्रदाय से परे सोचते हो, विचारधाराओं के मतभेदों में नहीं उलझते हो, लिंग भेद से परे सोचते हो, निश्चित बिहार बदल जाएगा। मुझे आपका साथ चाहिए। पिछले वर्ष 1,85,000 थे, इस वर्ष 3,55,000 हैं। अगले वर्ष कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए? बताइए जयनारायण यादव जी, अब कितने होने चाहिए? आप बताइए, मैं नहीं बोलूंगा। कितने होने चाहिए? लेकिन बोलने से तो नहीं होगा। अगर आज 3.5 लाख लोग हैं तो हर व्यक्ति संकल्प लेके 3 नए व्यक्तियों को कम से कम इस अभियान के साथ जोड़े। भाव क्या है? जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से परे बिहार। बिहार की प्राचीन दृष्टि को समझेंगे तो आप पाएंगे, जब पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम कौन हो, तो कहता है तुम उसी परम तत्व से बने हो जिससे पूरी सृष्टि बनी है। पुत्र पूछता है ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसी परम तत्व से बना हूं, तो पिता कहता है जैसे बीज को जब धरती में बोते हो तो बीज के अंदर तुम्हें कुछ दिखता है क्या, लेकिन क्या उस बीज में पूरा वृक्ष नहीं छुपा? जहां कुछ नहीं दिखता उसमें पूरा संदेश समाहित है। आवश्यकता देखने की है। और सभी मित्रों से मैं यही कहना चाहता हूं, पिछले वर्ष हम लोगों ने संकल्प लिया था अंशदान का, विकसित बिहार संकल्प महासभा में। आज हम एकजुट हो रहे हैं, अंशदान के संकल्प के साथ साथ बिहार के सांस्कृतिक पुनः जागरण का भी संकल्प लेंगे। बिहार कला के क्षेत्र में भी कुछ नया करे। साहित्य के क्षेत्र में भी अभी साहित्य अध्याय से ज्योति झा जी आई हुई हैं। एक बड़ा साहित्य महोत्सव पहली बार हम लोगों ने पटना में किया। उद्देश्य है बिहार के साहित्यकारों को जोड़ना। विकसित भारत के सपने के लिए बिहार को अपना अग्रणी योगदान देना होगा। बिहार एक बड़ी चुनौती है, सभी को स्वीकार करना होगा। तो आज समय काफी हो चुका है, सब लोग आए भी हैं, कार्यक्रम शाम तक चलना है। बहुत लोगों को सम्मानित भी किया जाना है जिनका अपना योगदान इस अभियान में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अनेक ब्रांड एम्बेसडर्स भी हम लोग आज चयनित कर रहे हैं जिन्होंने इस अभियान को सशक्त किया है। मैं आपसे एक आश्वासन चाहता हूं, अभियान को मजबूत करेंगे कि नहीं करेंगे? अगले वर्ष 10 लाख विश्वास करें? विश्वास करें कि नहीं करें? हर व्यक्ति को कम से कम 3 नए लोगों को जो अभी तक नहीं जुड़े उनको जोड़ना होगा। साथ देंगे कि नहीं देंगे? उद्देश्य है 2028 तक बिहार के हर पंचायत में अध्याय बनाना। ऐसे अध्याय बनाना जिनकी दृष्टि हमारे पूर्वजों की दृष्टि को साथ लेकर चलने वाली हो, हर भेदभाव से परे सोचने वाली हो। साथ देंगे? तो आज आपसे एक संकल्प चाहता हूं। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने संकल्प लिया था, आज भी मिलना कार्यक्रम एक अवसर है संकल्प के सुदृढ़ीकरण का। संकल्प है विकसित बिहार का, संकल्प है विकसित भारत का। ये जयंती है, जयंती वर्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। इसमें भारत भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय भाई पत्रालय जी पूना से आए हैं। बिहार प्राचीन काल से ऐसे लोग जो विदेशों में भी रहते थे उनका भी स्वागत करती रही है। आज भी मेरे मन में बड़ा आश्चर्य हुआ था पिछले दिनों जब मैंने देखा केवल बिहार के लोग ही बाहर नहीं हैं, बाहर के भी अनेक प्रांतों के लोग बिहार में बड़ी संख्या में रहते हैं। उसमें भी आज अनेक लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो आज एक बड़ी दृष्टि के साथ, जो दृष्टि प्राचीन बिहार की रही जिसमें हम पूरे अखंड भारत के साम्राज्य का नेतृत्व कर रहे थे, आपसे चाहता हूं कि हम बिहार को विकसित बनाने का संकल्प लें और बिहार के सांस्कृतिक पुनः जागरण का संकल्प लें कि फिर से हम नए अपवाद प्रस्तुत करने के लिए खड़े हों। बिहार को एआई और स्टार्टअप के हब बनाने के लिए खड़े हों। नया सोचें। जो कर रहे हैं दूसरों का अनुकरण करना बिहार की संस्कृति नहीं रही। बिहार ने कुछ नया दिया है और आज वो समय है जब भारत चाहता है बिहार फिर कुछ नया दे। तैयार हैं? तो संकल्प लेंगे साथ में।
हम संकल्प पहले सुना देते हैं ताकि किसी के मन में दुविधा हो, क्या संकल्प सुनाने वाले हैं, मन में दुविधा नहीं होनी चाहिए। गार्गी के मन में भी दुविधा थी, उन्होंने प्रश्न किया था, तब जाकर वेदांत के वो सूत्र हमें प्राप्त हुए जिन्हें हम बृहदारण्यक उपनिषद में पाते हैं। यदि प्रश्न हो पूछ लीजिएगा। संकल्प यही है कि मैं संकल्प लेता हूं कि बिहार के उज्ज्वलतम भविष्य के निर्माण के लिए हर संभव निस्वार्थ अंशदान समर्पित करूंगा। सहमत हैं कि नहीं? अपने चरित्र, आचरण, व्यवहार से अपने यशस्वी पूर्वजों की भांति एक प्रेरणा स्रोत बनूंगा। संकल्प है कि विकसित भारत में विकसित बिहार के निर्माण के लिए जाति, संप्रदाय, लिंग भेद और विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर सभी को बिहार में सांस्कृतिक पुनः जागरण तथा शिक्षा एवं उद्यमिता की क्रांति के निमित्त प्रेरित करूंगा। सहमत हैं? आप लोग सहमत हैं कि नहीं? महिलाओं की शक्ति, महिलाओं का समर्थन बहुत आवश्यक है। अभी 30,000 महिलाएं जुड़ी हैं। उद्देश्य है इस साल के अंत तक संख्या 1 लाख के पार हो। सहमत हैं कि नहीं? जोर से बोलिए, महिलाओं की आवाज भी आनी चाहिए। सहमत हैं कि नहीं? और अंतिम में संकल्प है, मैं बिहार की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और आध्यात्मिक विरासत में समाहित प्रेरणा का प्रसार करूंगा। तो सहमत हैं इस संकल्प को लेने के लिए? चलो, तो मेरी भी एक शर्त है। आपने कहा कि 3.5 लाख से 10 लाख पहुंचाएंगे, कहा कि नहीं कहा? संकल्प भी लेंगे, लेकिन संकल्प की ध्वनि ऐसी होनी चाहिए। आज पूरा बिहार, पूरा भारत हमको सुन रहा है, देख रहा, लाइव भी कार्यक्रम चल रहा है, अन्य माध्यमों से भी, वीडियोस के माध्यम से लोग सुनेंगे। नव बिहार का संकल्प है ये, बिहार के सांस्कृतिक पुनः जागरण का संकल्प है। तो मैं चाहता हूं संकल्प की ध्वनि भी ऐसी हो जो अविस्मरणीय बन जाए। सहमत हैं? आवाज नहीं आ रही? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, मिलकर संकल्प लेते हैं। खड़े हो जाइए सब लोग, मिलकर संकल्प लेते हैं। मैं बोलूंगा, आप रिपीट करेंगे। जहां महिलाएं हैं आप बोलेंगे लूंगी, ठीक है? मैं, ध्वनि थोड़ी और बिहार की ध्वनि होनी चाहिए। वैशाली के संथागार में 7,707 गणराजा मिलते थे और बिना माइक के संबोधित होते थे। ऐसी ध्वनि होनी चाहिए। मैं संकल्प लेता हूं कि बिहार के उज्ज्वलतम भविष्य के निर्माण के लिए हर संभव निस्वार्थ अंशदान समर्पित करूंगा तथा स्वयं अपने चरित्र, आचरण एवं व्यवहार से अपने यशस्वी पूर्वजों की भांति एक प्रेरणा स्रोत बनूंगा। विकसित भारत में विकसित बिहार के निर्माण के लिए जाति, संप्रदाय, लिंग भेद और विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर सभी को बिहार में सांस्कृतिक पुनः जागरण तथा शिक्षा एवं उद्यमिता की क्रांति लाने के निमित्त प्रेरित करूंगा। मैं बिहार की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं आध्यात्मिक विरासत में समाहित प्रेरणा का प्रसार करूंगा। नमस्ते बिहार, नमस्ते बिहार। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। जय हिंद।